हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सालिम अली चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने यही जाना था कि सालिम अली की मृत्यु हो जाती है, उनकी शव यात्रा जाती है और फिर जाबिर हुसैन जी हमें बताते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा कैसे गई, और हम लोगों को वृंदावन की बातें भी बताते हैं कि किस तरह वो आज वहाँ श्री कृष्ण नहीं हैं, पर श्री कृष्ण की यादें आज भी वृंदावन से जुड़ी हुई है। फिर हम लोगों को जाबिर हुसैन उनकी पत्नी तहमीना के विषय में बताते हैं और साइलेंट वैली के पंछियों की सुरक्षा सालिम अली ने कैसे की थी, यह भी हमें जाबिर हुसैन बताते हैं। आज इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे। आइए जानते हैं, यहाँ से हम लोग का पार्ट 3 शुरू होगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पाइरो। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा अपने विषय में सालिम अली ने किस पुस्तक में लिखा है? फॉल ऑफ ए स्पाइरो में। इस बुक में सालिम अली की आत्मकथा लिखी हुई है, मीन्स सालिम अली के विषय में लिखा गया है। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अब आप लोगों को मैं लॉरेंस, D.H. लॉरेंस और फ्रीडा लॉरेंस के पिक्चर को दिखा रही हूँ कि कैसे वो दिखते थे। आइए, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये D.H. लॉरेंस की पिक्चर है और ये है उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस। तो होता यूँ है कि लेखक बताते हैं कि D.H. लॉरेंस भी जो थे वो भी सालिम अली की तरह ही एक पंछी प्रेमी थे। D.H. लॉरेंस की जब मृत्यु हो जाती है तो लोग उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से कहते हैं कि आप D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखिए, उनके विषय में कुछ बताइए, कुछ लिखिए। लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि मैं यदि चाहूँ तो उनके बारे में बहुत कुछ लिख सकती हूँ, पर लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। और वो कहती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे से अच्छे लॉरेंस के बारे में मुझसे अच्छा मेरे छत में बैठने वाली गोरैया बता पाएगी। आगे मुझसे, ये है गोरैया, इसको कहते हैं गोरैया, ठीक है। ये गोरैया का पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। ये है गोरैया। तो क्या कहती है कि मुझसे भी गोरैया जो है, जो उनके छत पे बैठा करती है, वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से गोरैया लॉरेंस के बारे में जान सकती है, बता सकती है। वे सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है कठिन है, ठीक है। अब जो है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस क्या कहती है कि वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। लॉरेंस, D.H. लॉरेंस बहुत खुले मिजाज का और बहुत सरल दिल का आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, उनके रगों में, उनके हड्डियों में समाये हैं। इतना प्रेम करती थी, इतने अच्छी तरीके से फ्रीडा लॉरेंस जो है
अपने पति D.H. लॉरेंस को जानती थी। फिर भी कहती है कि लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, मतलब उनके बारे में शब्दों में बयां करना, यह फ्रिडा लॉरेंस के लिए बहुत कठिन है। मुझे यकीन है मेरे छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। फ्रिडा इसलिए ऐसा कहती है कि जब D.H. लॉरेंस पंछी प्रेमी थे, वो भी बहुत बड़े पंछी प्रेमी थे और हमेशा अपनी छत पर बैठे गोरैया से बातें करते थे, गोरैया की देखरेख करते थे या गोरैया के बारे में जानते थे। तो इसलिए यहाँ पर फ्रिडा लॉरेंस कहती है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से यदि आप D.H. लॉरेंस के बारे में जानना चाहे तो ये मेरे छत में बैठने वाली गोरैया ही बता सकती है। और कहती है कि गोरैया सिर्फ D.H. लॉरेंस के बारे में ही नहीं बल्कि मेरे बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी वह रखती है। आगे क्या है? जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, जाबिर हुसैन ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति पंछियों को उतना प्रेम नहीं करता, जो व्यक्ति प्रकृति को प्रकृति की नज़र से नहीं देखता, तो उस व्यक्ति के लिए सालिम अली को समझना बहुत मुश्किल होगा, एक पहेली की तरह लगेंगे। क्योंकि आम आदमी उतना ज़्यादा क्या करता है कि पंछी के बारे में या किसी के भी बारे में उतना गहराई से जानने की कोशिश नहीं करता। इसलिए उनको लगता है कि जो व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं, पंछियों के बारे में जानते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, तो ये सब फालतू काम है। क्योंकि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए व्यक्ति समय नहीं निकाल सकता, तो जो व्यक्ति पंछियों के लिए समय निकाल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जाबिर हुसैन ऐसी बातें करते हैं कि जो जटिल प्राणी है, जो अपने में फंसे रहते हैं, अपने कामकाज में फंसे रहते हैं, उसके लिए सालिम अली को समझना एक पहेली की तरह है। बचपन के दिनों में आगे क्या कहते हैं कि बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की यह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। अब जैसा मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग को बता दिया था कि इसमें आप लोग जानेंगे कि सालिम अली क्यों पंछी प्रेमी बने, क्यों पंछी वैज्ञानिक बने। तो होता यूँ है कि बचपन जब सालिम अली छोटे थे तब उनके हाथ में एक एयर गन आया था और उस एयर गन से उन्होंने एक नीलकंठ वाले गोरैया को घायल कर दिया था उस एयर गन से। और सारी ज़िंदगी इसी कारण उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी पंछियों के नए नए खोज में। ठीक है, उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। उसी गोरैया जो उनके एयर गन से घायल हो गई थी, तो जो कष्ट, जो दर्द उन्होंने गोरैया की देखी, तो उनसे वह इतना प्रेरित हुए कि उनमें एक इच्छा जागृत हो गई नए नए पंछियों की खोज करने के लिए, और तब से वह पंछी वैज्ञानिक बन गए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, और उन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वह पंछियों के बारे में क्यों खोज रहे हैं, ऐसा करना मूर्खता होगी या समय बर्बाद करना होगा, ऐसा उन्हें कभी नहीं लगा। तो जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आगे क्या है? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये बहुत बड़ी लाइन है, यहाँ पर जाबिर हुसैन हमें कह देते हैं कि वो बताते हैं कि सालिम अली जो है प्रकृति की दुनिया में सीमित नहीं रहे, टापू बनकर। टापू किसे कहते हैं? जो चारों ओर जल से घिरा रहता, वह स्थान जो चारों ओर जल से घिरा रहता है, वो छोटा सा स्थान। ठीक है, कहते हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में पंछियों की खोज के लिए या प्रकृति के नए नए विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह सीमित नहीं रहे, बल्कि वह विस्तार पूर्वक
प्रकृति का अध्ययन किए, पशु पंछियों का अध्ययन किए। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, जाबिर हुसैन हमें बताते हैं कि सालिम अली की जो प्रकृति की जो दुनिया थी वह टापू बनने की बजाय, मतलब सीमित रहने की बजाय अथाह सागर मतलब विस्तृत हो गई, अथाह सागर बनकर उभरी। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पंछियों के सुराग में ही निकले हैं। अब यहाँ पर जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि जो लोग सालिम अली से बहुत गहराई से जुड़े थे, उनके भ्रमणशील स्वभाव से जुड़े हुए थे, उनके यायावरी से जुड़े हुए थे, तो उन लोगों को आज भी ऐसा महसूस होता है कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वह पंछियों के विषय में जानने के लिए ही बाहर निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और उन्हें यह विश्वास है कि आज वह कुछ ही समय के बाद वह अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे, जैसा वह जब जीवित थे, जब वो अलग अलग स्थानों पर पंछियों की खोज करने के लिए जाते थे और जब वो लौटते थे तो उनके गले में लंबी दूरबीन रहती थी और वह पंछियों के विषय में नई नई जानकारी लेकर आते थे। तो आज जो सालिम अली को प्रेम करते हैं, सालिम अली के भ्रमणशील स्वभाव से प्रेम करते हैं, उनके यायावरी से जो प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आज यह सोचता है कि वह मरे नहीं हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि आज भी वह पंछियों की तलाश में बाहर निकले हैं और कुछ समय के बाद वह अपने गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों को लिए, मतलब नई नई पंछियों के बारे में नई नई जानकारी लिए आज वह लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब जो है जाबिर हुसैन कहते हैं कि पता नहीं वह कब लौटेंगे और जब तक वह नहीं लौट रहे हैं तब तक क्या उन्हें मरा हुआ मान लिया जाए? यह बात सोच करके ही जाबिर हुसैन के आंखों में पानी आ जाता है और वह अपने हृदय में अपने मन ही मन पूछते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो इस पाठ में जाबिर हुसैन जी हमें बताना क्या चाहते हैं। तो जाबिर हुसैन जी इस पाठ में, पहले तो मैं बता दूं कि यह कौन सी विधा में लिखी गई है। तो सावरे सपनों की याद यह डायरी शैली में लिखी गई एक संस्मरण है जो सालिम अली की मृत्यु के बाद उनके सपनों को याद करते हुए जाबिर हुसैन जी लिखते हैं और हमें बताते हैं कि जब उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी तब उस समय की स्थिति कैसी थी। फिर तुलना करते हुए बताते हैं कि जिस तरह वृंदावन से कृष्ण के जाने के बाद भी आज भी वृंदावन में कृष्ण जीवित है, ऐसा लगता है कि कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, कृष्ण की मधुर संगीत उन्हें सुनने को मिलेंगे। ठीक उसी तरह सालिम अली की मृत्यु के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि आज भी वह अपने पंछियों की खोज के लिए निकले हैं और कभी न और कुछ समय के बाद वह पंछियों के बारे में नई नई जानकारी लेकर वापस आएंगे। और हमने इस पाठ में यह भी जाना कि सालिम अली किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा करते थे। उन्होंने साइलेंट वैली के पंछियों को रोकने के लिए चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री से उन्होंने उनको पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बताया, उनसे उपाय मांगा और साइलेंट वैली के पंछियों को बचाया। और किस तरह से सालिम अली जो है पंछियों के वैज्ञानिक बने। एयर गन से उन्होंने एक बार पंछी को घायल कर दिया था, जिस कारण जो है उन्हें यही घटना जो है उन्हें पंछी प्रेमी बनाता है। ओके, आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू बच्चों।